गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एंट्रोपी की सीरीज के अंदर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में बीएससी पार्ट 3 फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है और हम लोग जो कर रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ लिक्विड विद प्रेशर। मीन्स एंट्रोपी में परिवर्तन, वो भी द्रवों के दाब में परिवर्तन से। ठीक है, तो हमने ये देखा कि T और P के फंक्शन के रूप में जब एंट्रोपी होती है, मतलब एंट्रोपी जब ताप और दाब के फलन के रूप में होती है। ताप और दाब के फलन का मतलब है कि स्थिर दाब पर जब हम ऊष्माधारिता कहते हैं तो Cp dt होता है ना, तो इस तरह से Cp अपॉन ये इसका जो ds है इसका मान है। द्रवों के जो दाब में परिवर्तन है तो उसके लिए T और P के फंक्शन में जब एंट्रोपी का चेंज होता है उसका मान होता है ये। ठीक है, हमने इससे पहले ताप और आयतन के फंक्शन के रूप में एंट्रोपी का मान निकाला था। ठीक है, उसमें यहाँ पे Cv था। ठीक है, अभी हम इससे नेक्स्ट में T और P के फंक्शन के रूप में एंट्रोपी यानी ये कहां से आया ये निकालेंगे अगले डेरिवेशन में। लेकिन अभी हम देखते हैं कि दाब से एंट्रोपी परिवर्तन जो है कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि ये तो है इक्वेशन। ठीक है, तो इसी तरह से अगर dt 0 होता है तो यहां पर अगर हमने यहाँ पे dt 0 कर लिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी एंट्रोपी जो है वो डेल v अपॉन डेल Tp dp के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब डेल v अपॉन डेल Tp जो है वो क्या है, ये जो है ये प्रसार गुणांक है, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है तो हम ये क्या है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर इसकी डेफिनेशन दी जाए तो हम कह सकते हैं कि पर डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, जब प्रति डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से आयतन जो है उसमें होने वाला चेंज। ठीक है, कैसे, ये देखिए प्रति डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से स्थिर दाब पर प्रति डिग्री टेम्परेचर, हम दाब को स्थिर रखते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, पर डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आयतन में जो परिवर्तन होता है वो होता है प्रसार गुणांक। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रसार गुणांक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, व्हाट इज एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं डेल v अपॉन डेल Tp। ठीक है, आयतन परिवर्तन, ठीक, ये क्या है आयतन में परिवर्तन। कब आयतन में परिवर्तन, जब पर डिग्री ताप बढ़ाएंगे। ठीक है, तब आयतन में परिवर्तन। अब ये है कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ठोस और द्रव के लिए इसका मान बहुत कम होता है। ठीक है, तो ठोस के लिए और द्रव के लिए एक्सपेंशन कोफिशिएंट या प्रसार गुणांक का मान बहुत कम होता है। ये प्रसार गुणांक आया कहां से, ये हमें जब हम एंट्रोपी को ताप और दाब के फलन के रूप में लेंगे तब हमें ये डेरिवेशन से ये फॉर्मूला मिलेगा। उसमें हम ताप को 0 मान करके और हम एक्सपेंशन कोफिशिएंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि ठोस में प्रसार गुणांक कितना होता है, 10⁻⁻⁴ केल्विन इनवर्स। द्रवों में प्रसार गुणांक कितना होता है, वो उतना ही है, थोड़ा सा 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ केल्विन इनवर्स तक। ठीक है, तो इसीलिए ठोस और द्रव के लिए इतना कम मान है ये, तो इसका मतलब हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं, स्टेबल है ये लगभग, तो इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, नियतांक मान सकते हैं, स्थिरांक या नियतांक मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि एंट्रोपी चेंज जो है वो, अगर हम ये देखें कि माना अभी हम एक सिचुएशन लगाते हैं, मान लेते हैं कि दाब जो है वो P1 से P2 तक बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमने कहां से लिया है, ये आप वापस देख लीजिए। ताप और दाब के फलन के रूप में जब एंट्रोपी होती है तब हम इसको लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, dt को 0 कर लिया, तो इससे हमारे पास क्या हुआ, ds की वैल्यू डेल v अपॉन डेल Tp dp
ये एज इट इज वैल्यू आ गई। ठीक है, इस वैल्यू को हमने यहां पर रख दिया। ठीक है, लेकिन हमने डीपी को P1 से P2 तक चेंज करवाया, मतलब हम इसका अब P1 से P2 तक डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहां पर डेल V अपॉन डेल टी P जो है वो P2 माइनस P1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि P1 से P2 तक है डीपी की वैल्यू, तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो P2 माइनस P1 हो जाएगा। और P2 माइनस P1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल P लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो एंट्रोपी का मान है, अगर P1 से P2 तक दाब बढ़ाया जाए और तब नियतांक जो है इसका मान जो क्या हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू, क्योंकि हम देखते हैं कि डेल V अपॉन डेल टी P इसका मान 10 की पावर माइनस 3 10⁻³ केल्विन इनवर्स आया था, है ना। ये एक्सपेंशन कोफिशिएंट है ये वाला। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई थी। और इसीलिए क्योंकि इसका मान इतना है तो हम डेल्टा S को, जैसे केल्विन में है ये, तो जूल में ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो दाब को हम लगभग 1000 वायुमंडल अगर बढ़ाएं, ठीक है, अगर हम दाब को 1000 वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर 1000 एटमॉस्फेयर तक हम दाब बढ़ाते हैं, पी को इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास जो एंट्रोपी आएगी, उसमें परिवर्तन आएगा, वो 1 जूल केल्विन इनवर्स आएगा। क्योंकि हम इसको लगभग स्थिरांक मान रहे हैं, इसीलिए हमारे पास एंट्रोपी कितनी आएगी, 1 जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये हम जो टॉपिक कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि एंट्रोपी जो है उस पर आप एंट्रोपी पर द्रवों के दाब में परिवर्तन से एंट्रोपी परिवर्तन आएगा, या फिर क्वेश्चन आएगा एंट्रोपी पर दाब में परिवर्तन से एंट्रोपी का मान कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि दाब में परिवर्तन से, ये भी आ सकता है कि अगर हम 1000 एटमॉस्फेयर प्रेशर कर दें तो एंट्रोपी का मान क्या आएगा किसी द्रव के लिए। ठीक है, तो अब एंट्रोपी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि द्रवों के दाब के साथ द्रवों में एंट्रोपी परिवर्तन बहुत कम होता है, एंट्रोपी का चेंज बहुत कम होता है। अतः परिवर्तन के लिए हम उपेक्षणीय रूप से इसको छोड़ देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द्रवों पर दाब का जो प्रभाव है, दाब में परिवर्तन का प्रभाव वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने जो चीज की वो ये थी कि द्रवों पर इसका प्रभाव क्या है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम करते हैं ताप और दाब के फलन के रूप में एंट्रोपी। ठीक है, तो अगला हमारा है, अभी जो हमने हमारा जो ये फॉर्मूला था डेल्टा एस का, ठीक है, वो कहां से लिया था, अभी जो किया था वो यहां से लिया था। हम ताप और दाब के फलन के रूप में एंट्रोपी जो है निकालते हैं। पहले हमने जो एंट्रोपी निकाली थी वो ताप और आयतन के फलन के रूप में निकाली थी। अब ताप और दाब के फलन के रूप में, क्योंकि हमें पता है कि फलन के रूप में है, तो S इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, F और T का फलन और P का फलन, मतलब ताप का और प्रेशर का। ठीक है, अब इसका हम अवकलन करते हैं, यानी डिफरेंशियल करेंगे। इस पूरे का डिफरेंशियल कीजिए आप, कैसे करेंगे, एंट्रोपी के रूप में है ds इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डेल S अपॉन डेल T। ठीक है, यहां पर हम P लगा देंगे। ठीक है, और ये dt। ठीक है, एक चीज को स्थिर रखते हुए दूसरे की चेंज करनी है। जैसे यहाँ पे P है वैसे ही यहाँ पे T आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे नीचे क्या लेंगे, अब P लेंगे। ठीक है, यानी एक को T के संदर्भ में और एक को P के संदर्भ में अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल S अपॉन डेल P, ठीक है, dP, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में T मतलब यहाँ पे स्थिर है ये। ठीक है, यहाँ पे ताप स्थिर है या दाब स्थिर है। अगर दाब स्थिर है
तो ताप में परिवर्तन कितना होगा एंट्रोपी के साथ में, ठीक है, ताप में परिवर्तन के साथ एंट्रोपी का चेंज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के जो समीकरण है एक, ये आपको याद होगी, H इज इक्वल्स टू ई प्लस पीवी, इसका हम अवकलन करते हैं, ठीक है। तो DH इज इक्वल्स टू DE, ठीक है। अब इसका अवकलन वापस करेंगे तो D क्या आएगा, देखिए DH इज इक्वल्स टू DE, ओके। अब P का V के साथ, तो पहले क्या करेंगे, इसको कॉमन रखेंगे, स्थिर रखेंगे, फिर इसको स्थिर रखेंगे, मतलब P dV, ठीक है। यानी P स्थिर हुआ तो dV हो जाएगा, यानी dV यहाँ पे किसी चीज में चेंज होता है, जैसे DH है, इसका मतलब अवकलन कर दिया अपन ने इसका, ठीक है। E है, इसका अवकलन किया तो क्या होगा, DE आ जाएगा। इस तरह से V को कॉमन रखते हुए, कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर के साथ इसका अवकलन करेंगे। DH इज इक्वल्स टू DE प्लस PdV प्लस VdP, ओके। अब इसी तरह से हम देखते हैं DE इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये समीकरण है TdS माइनस PdV, ठीक है। ये इक्वेशन अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। तो TdS में से PdV निकाल दिया, ये अपन ताप और आयतन वाले में निकाली थी, अब थोड़ा इसको याद भी रखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है DE का मान जो है वो क्या है, TdS माइनस PdV, ठीक है। अब अगर अपन ये कहें कि इसमें से TdS का मान निकाल लें अपन, यानी DE और PdV को इधर ले जाते हैं, DE प्लस PdV इज इक्वल्स टू TdS आ जाएगा, ठीक है। अब हम इक्वेशन 65 जो है हमारी, जो इक्वेशन है, इसमें हम इसको रख सकते हैं। तो अब इसमें देखिए अपने पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, हमारे पास था DH इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब DE प्लस PdV, अब DE प्लस PdV को हमने क्या कह दिया यहाँ पे, TdS, ठीक है। तो इसलिए TdS को क्या आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस VdP आ गया, ठीक है। तो टोटल हमने क्या किया, H इज इक्वल टू E प्लस PV निकाला, इसका अवकलन किया और इसके आधे मान को हमने चेंज कर दिया, इस पूरे को हमने लिख दिया TdS, ठीक है। तो TdS प्लस VdP आ गया, DH इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान रखिए कि जब भी दाब के साथ ऊष्मा में परिवर्तन होता है ना तो H आता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और आयतन के साथ होता है तो E आता है अधिकतर, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको अपन ने किसमें चेंज कर दिया, पूरे फॉर्मूले को अपन ने इसको H में चेंज कर दिया, है ना, ये देखो, ठीक है। तो H को H में चेंज कर दिया। अब देखिए, माना कि H ताप और दाब का फलन है, ठीक है। अब H, क्योंकि आपको मैंने बताया ना अभी कि H आता है कब आता है, जब दाब का होता है, तो ताप और दाब का फलन है H, ठीक है। तो H यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, H ऊष्मा जो होती है, तो T और P का फलन है। अब इसका हम क्या करेंगे, वापस इसका क्या करेंगे, हम लोग अवकलन करेंगे, जैसे हमने एंट्रोपी का अवकलन किया था ना, ठीक है, वैसे ही इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए आप खुद कर सकते हैं, डेल H अपॉन डेल T, ठीक है, dt, और P को हमने स्थिर रख लिया, एक जगह हम फिर T को स्थिर रखेंगे और फिर P के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, ठीक है। जो चीज यहां आएगी डेल में, वहां D में आएगी, ये डेल में आएगी, ये D में आएगी, और जो यहाँ डेल और D में आ रही है, उसकी दूसरी वाली चीज जो है वो क्या आएगी, उसके स्थिरांक में नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि स्थिर दाब पर, ये स्थिर ताप पर, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखिए, देखो अब हमने ऊपर जो है DH की वैल्यू निकाल ली थी, TdS प्लस VdP, यहाँ पे DH की हमने अवकलन कर लिया, है ना। तो इसका मान हमने दो मान निकाल लिए, दोनों को इक्वल कर लेते हैं, इसका मान ये और ये दोनों को इक्वल कर लेते हैं, दोनों को बराबर रख दिया, ठीक है। जब बराबर रखेंगे तो अब हमें पता है कि यहाँ पे जो इसको हम चेंज करेंगे तो हमें पता है कि TdS प्लस VdP जो था, ठीक है, उसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें एक इक्वेशन है यहाँ पे DS, ठीक है, DS इज इक्वल्स टू डेल H अपॉन डेल T P dt, ठीक है, प्लस 1 अपॉन T डेल H अपॉन डेल P T। अब इसको माइनस V कर लेंगे, इसको मतलब अंदर इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सही कर लिया, देखिए इसको इधर ले गए, अब ये T है, T के सापेक्ष इधर भी
इधर भी, तो 1/T दोनों तरफ कर दिया। और अपन जो है जो VDP था तो इसको हम इधर ले जाएंगे ना, क्योंकि हमें DS चाहिए, तो इसको पूरी इक्वेशन बना ली। अब इक्वेशन को आप समझ ही गए होंगे कि क्या किया हुआ है, ठीक है। दोबारा बता देती हूं मैं, TDS प्लस VDP डेल H T ये लिख दिया, ठीक है। दोनों डेल्टा H की वैल्यू हमने निकाल ली। दोनों डेल्टा H की वैल्यू को निकाल करके उसमें से हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो एंट्रोपी चाहिए, तो एंट्रोपी निकाल ली और बाकी इधर ले आए, ठीक है। अब इक्वेशन को कर लेते हैं समरूप, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हमारे पास DS क्या है, ये वाला है, ठीक है। आ गई समझ में? तो ये DS है हमारे पास, ठीक है। एक हमने शुरू में एक जो समीकरण लिखी थी उसमें भी हमने DS लिखा था। ये देखो किसके रूप में होती है ये एंट्रोपी, ये है ताप और दाब के फलन के रूप में। और हीट को भी हमने क्या कर दिया था, ताप और दाब के फलन के रूप में। उससे हमने भी क्या निकाल ली, एंट्रोपी निकाल ली। इन दोनों इक्वेशन को अपन कर देते हैं आमने सामने। अब ध्यान से देखो, इसकी तुलना करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इस इक्वेशन की, ठीक है, और इस इक्वेशन की, ठीक है। इनकी जब हम तुलना करेंगे तो हम एक एक करके इनकी इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखो, डेल एस अपॉन डेल टी पी टी टी, ठीक है। तो अब यहां पर हम इसकी तुलना करते हैं, डेल एस अपॉन डेल टी पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इनकी जब तुलना करते हैं तो हमारे पास बचता क्या है, क्योंकि लगभग सेम आ जाता है तो हमारे पास तुलना करेंगे तो ये बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये आई कैसे, वापस से देख लो, डेल एस अपॉन डेल टी पी डी टी, ठीक है। तो इसको हम 68 के साथ में जब हम मिलाएंगे तो यहां पे देखिए, अब इसमें ऐसी इक्वेशन जिसमें डेल टी और पी है, ठीक है, टी और पी, तो इसको हम इक्वल कर लेंगे, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है। इसको और इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो dt भी कट गया, ठीक है, और 1/t तो इसमें है नहीं, डेल एस अपॉन डेल टी, तो 1/t को इधर आ जाएगा और ये इसकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट लो इसका, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट इसका ले लो आप, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी यही है, डेल एस अपॉन डेल टी डीपी, ठीक है। तो इस तरह से ये भी है, इसको आमने सामने रख लो, आमने सामने रखेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और वैसे हमें पता है कि डेल एस अपॉन डेल टी पी जो होता है वो किसके बराबर होता है, सीपी बटे टी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमने सीपी अपॉन टी इसलिए लिखा क्योंकि ये है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता का सूत्र, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं आपको बता रही हूं डेल ई अपॉन डेल टी पी होता तो आप क्या लिखते हैं, सीवी, ठीक है। अब ये क्या है, सीपी, तो सीपी बटे टी लिख दिया आपने, ठीक है। तो इसको आपने चेंज कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दो इक्वेशन जब मिलाते हैं ना हम लोग, तो एक पार्ट इसका इसके बराबर रख लिया, ठीक है, इसके, अब इसके बराबर आपको ये पार्ट रखना है, ठीक है। जब ये इसके बराबर पार्ट रखेंगे तो डेल एस अपॉन डेल टी डेल पी टी इज इक्वल्स टू 1/t डेल एच अपॉन डेल पी, ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीपी बटे टी हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। तो यहां पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निश्चित दाब पर ताप बढ़ाने से, निश्चित दाब पर आप अगर ताप बढ़ाओगे तो एंट्रोपी का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर है निश्चित दाब पर अगर आप ताप बढ़ाओगे, दाब को कर लिया निश्चित, ताप बढ़ाओ तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां पर ये चीज है, ठीक है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, भाई हमारा अभी फॉर्मूला आया थोड़ी है, ठीक है। तो अगर हम एक परिमित ताप परिवर्तन के मध्य स्थिर दाब पर एंट्रोपी परिवर्तन करते हैं तो हमें पता है कि T1 से T2 तक ताप बढ़ाएंगे ना, ताप बढ़ाएंगे, एंट्रोपी भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो यही चीज हमने लिखनी है, डेल एस इज इक्वल टू सीपी डी टी। ये आया कहां से है, ये यहीं से आया है भाई, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको क्या कर दिया,
Cp अपॉन टी डी टी। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण जो है वो 69 और 71 को हमने पुनर्व्यवस्थित किया। ठीक है, तो अब आपने 69 को और 71 को पुनर्व्यवस्थित कर लिया है, यानी 69 अपने पास थी ये वाली जो हमने इक्वल लिखी थी, और 71 थी ये वाली। ठीक है, हमने इनको तुलना की थी। ठीक है, ये तुलना कहां से की थी? हमने ये DH के मान निकाले थे, उसके बाद DS के मान निकाले थे, यानी एंट्रोपी के आधार पर, तो इनको हमने इक्वल किया था। तो यहां पर हमारे पास पुनर्व्यवस्थित करने पर हमारे पास आ जाता है डेल H अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू टी डेल S अपॉन डेल टी पी। ओके, तो इसको हमने क्या करना है, दो इक्वेशन अपने पास मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने एक जैसे मान निकाल लिए डेल H के और डेल S के। ठीक है, ये dt के आधार पर, ये डेल dp के आधार पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम स्थिर ताप पर P के संदर्भ में, मतलब T को स्थिर रख दिया और P के संदर्भ में हम 73 को और 74 को जो है उल्टा, यानी स्थिर दाब पर T के संदर्भ में अवकलित कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो समीकरण है, कौन कौन से समीकरण हैं? एक तो है 73 और एक है 74। इसको ऊपर वाली को तो हमने करना है स्थिर ताप पर, यानी ताप को कांस्टेंट रखना है, और दाब के संदर्भ में इसको समीकरण को हम लोगों को अवकलित करना है, डिफरेंशियल करना है। इसी तरह से हम लोग जो है इसको स्थिर 74 नंबर इक्वेशन को हम लोग स्थिर दाब पर ताप के संदर्भ में अवकलित करेंगे। ठीक है, तो अवकलन आपको पता ही है कि जब एक अवकलन, तो ये पहले से अवकलित है, तो इसको जब दोबारा अवकलन करेंगे तो स्क्वायर में आएगा, और स्क्वायर कभी भी h के ऊपर नहीं आता, डेल स्क्वायर आता है। ओके, तो डेल स्क्वायर h हो जाएगा। ठीक है, अब इसको किसके आधार पर करना है? t को तो कांस्टेंट रखना है, p के आधार पर करना है। ठीक है, और इसमें p कांस्टेंट रखना है, t के आधार पर करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने दो अवकलन कर लिए। अवकलन करने के बाद में हम लोग देखते हैं कि इसको हम 76 में से को 75 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने पर हमारे पास जो बचता है, इसमें से ये काटने पर, तो हमारे पास बचेगा ये वाली इक्वेशन, सब कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में लगभग सेम सी वैल्यू आ रही है। देखिए, डेल स्क्वायर S डेल टी माइनस डेल पी। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा कट गया, बचा क्या? दो वैल्यू बची, ये और ये। इन दोनों को आपको क्या करना है? इक्वल कर देना है। प्लस 0 के बराबर होगी, 0 के बराबर होगी मतलब इक्वल हो जाएगी। जब इक्वल होगी तो माइनस में जाएगी एक रकम। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं कि ये जो रकम है वो आप 70 नंबर इक्वेशन के अंदर आप 77 का मान जो है 66 में जो है इसके अंदर हम लोग जो देख रहे हैं कि हमने इक्वेशन रख दी, रखने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है, अब किस में रखना है आपको मैं वापस दिखा देती हूँ। हमारे पास समीकरण थी ये वाली। ठीक है, 66, इसमें था DH इज इक्वल्स टू DDS प्लस VDP। ठीक है, अब आपने क्या किया है, इसका मान यहां से लिया। ठीक है, और 77 जो समीकरण है उसका मान जो है वो 66 में रख दिया। तो यानी जो इक्वेशन हमारी 77 वाली आई थी उसमें रख दिया, तो जिससे हमारे पास जो टोटल मान आएगा वो आएगा टोटल यहाँ पे DS इज इक्वल्स टू CP अपॉन टी डी टी। ठीक है, CP dt तो था ही DS में। ठीक है, हमारे पास CP dt तो पहले से ही था। ठीक है, और हमने यहाँ पे डेल S अपॉन डेल टी की वैल्यू जो है वो निकाल ली, यानी इसकी वैल्यू तो हमारे पास CP dt पहले से ही थी, ये वाली। ठीक है, और अब इसकी वैल्यू जो है वो भी हमने निकाल ली, किसके रूप में? डेल V अपॉन टी के रूप में। ठीक है, टोटल हम कर यही रहे हैं कि हमने इसका एंट्रोपी का स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर मान जो है वो है, ये तो हमारे पास पहले ही आ गया था, फिर ये बाद में हमने निकाला, ये बाद में निकाल लिया। तो हमारे पास टोटल जो एंट्रोपी है ताप और दाब के फलन के रूप में जो लास्ट आंसर आएगा हमारा, वो इक्वेशन ये वाली है। और सबसे पहले इस वीडियो के शुरू में जो मैंने बताया आपको, तो वो द्रव के दाब से कैसे एंट्रोपी चेंज होती है, उसमें यही इक्वेशन मैंने सबसे पहले ली थी। ठीक है, तो हमने यहीं से शुरू किया था।
तो इस तरह से आपके पास लिख सकते हैं हम लोग कि ठोस, द्रव और गैस के लिए समान रूप से उपयोगी ये वाली समीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा क्वेश्चन आपके आ सकता है, ठीक है। तो ताप और दाब के फलन के रूप में, ताप और आयतन के फलन के रूप में, ठीक है, एंट्रोपी, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।